They raise bad cholesterol and can clog arteries. They have a lot of calories. They can cause memory problem. अभी बात कर ली ना ये तो? They have, they definitely they have lot of calories. But अभी बात की ना? These bad cholesterol or fats they are deposited in the arteries and they clog the arteries, right? ठीक है? So there are few definitions जब हम जंक फूड की और फास्ट फूड की बात करते हैं कि ये फास्ट फूड, जंक फूड, इंस्टेंट फूड, स्ट्रीट फूड, ये सारी चीज लगभग इस रिलेशन में बात करते हैं। ये फास्ट फूड क्या होता है? जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए, बहुत जल्दी तैयार हो जाए। और फास्ट फूड हमेशा अधिकतर हम खराब रेफरेंस में बात करते हैं, पर मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो अच्छा फास्ट फूड है उससे बढ़िया फास्ट फूड कुछ है ही नहीं और इतना जल्दी तैयार हो जाता है। कैसे तैयार हो जाता है बताइए? एक केला और एक सेब खरीद के ले आइए, इससे ज्यादा फास्ट है कुछ? ना मम्मी को कुछ करना ना आपको कुछ करना, एकदम तैयार है, मोस्ट रेडीमेड आंसर है ना फास्ट फूड। फास्ट फूड इसीलिए कहा गया है जल्दी बन जाए, और जल्दी बनाने के चक्कर में हम लोगों को कितना नुकसान किया गया है इंडस्ट्री के द्वारा, मैं आगे आने वाले समय में बताने वाला हूँ। जंक फूड क्या है? एनर्जी डेंस फूड होता है विच इज हाई इन शुगर, फैट एंड सॉल्ट विथ लो न्यूट्रिएंट वैल्यू। इंस्टेंट फूड क्या है? इंस्टेंट फूड बाजार से लाए आप मैगी, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, उसमें दूध में डाला और उसको खा गए, या पानी में डाल के उबाला, 2 मिनट में तैयार हो गया। ये इंस्टेंट फूड होते हैं। स्ट्रीट फूड जब सड़क पे गए और खाया कि वो उसमें क्या हार्म होता है, क्या नुकसान होता है? चाट, गोलगप्पा, समोसा, टिक्की, नूडल्स, चाउमीन, बर्गर्स, लगभग कुछ सब कुछ ये फास्ट फूड, जंक फूड, इंस्टेंट फूड, स्ट्रीट फूड मोर और लेस एक ही कोनोटेशन में हम बात करते हैं। तो फास्ट फूड की जो खराब बातें हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम उसको फास्ट फूड कहते हैं कि फास्ट फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड रैपिडली। इसकी मैं एक बहुत अच्छी साइंटिफिक आपको डिटेल बताने वाला हूँ। इट हैज गॉट मल्टीपल सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स, इसको भी डिस्कस करेंगे। दीज आर कैलोरी डेंस, कैलोरी डेंस, ये भी बात करेंगे। कैलोरिकली, जैसे बच्चे ने बोला फैट में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, तो जो 3 हमारे मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं और फैट में 9 कैलोरी होती है। तो फैट में डेफिनेटली दुगने से भी ज्यादा कैलोरी होती है। न्यूट्रिशनली बैरन, मतलब न्यूट्रिशनली इसमें न्यूट्रिएंट, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, न्यूट्रिएंट नहीं होते इसमें, है ना। हाईली फ्लेवर्ड, फ्लेवरिंग सबसे कमाल की चीज है जिसका टेस्ट हम सबको लग जाता है, और वो फिर उसी दुकान पर, उसी जगह हम बार बार पहुंचते हैं वो खाने के लिए। तो ये इसका कमाल है। एंड हाई इन सॉल्ट एंड शुगर, ये फास्ट फूड की कैरेक्टरिस्टिक है। जंक फूड के फैक्ट्स क्या हैं? टर्म जंक फूड वाज ओरिजिनली यूज्ड इन 60s but would become widely popular in the following decade when the song जंक फूड जंकी रीच द टॉप। 60s में सबसे पहले जंक फूड शुरू हुआ था और 70 में इसकी पीक शुरू हो गई थी। सर्वे आफ्टर सर्वे कि जंक फूड का इस्तेमाल करने से व्हाट, फैट के लिए कहते हैं ना, व्हाट यू ईट मोर फैट, यू व्हाट एवर यू आर ईटिंग यू आर बियरिंग दैट फैट, जमता चला जाता है। फैट एंड शुगर का कॉम्बो ये सेंट्रल ओबेसिटी करता ही करता है। और with excessive use result are obesity, heart disease, high blood pressure and certain cancers I'll discuss। और अगर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो आजकल मीडिया का प्रेशर है इतना जबरदस्त। मीडिया का जो एडवर्टीजमेंट का पैक है, बच्चे सबसे ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं मीडिया से, और सबसे ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, वही उनकी फिर फूड चॉइसेस हो जाते हैं कि उनको जानकारी वही मिलती है कि क्या मोस्ट ऑफ द एड्स रिलेटेड इन द मीडिया आर रिलेटेड विद द फूड। जो एक और मीडिया ने और इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने, फूड कंपनीज ने क्या किया, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कैरेक्टर डाल दिए,
कार्टून कैरेक्टर डाल दिए, कुछ टॉयज का इस्तेमाल करनी शुरू कर दिया फूड आइटम को बेचने में, और उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं क्लिनिक में देखता हूँ बच्चा केवल इसलिए पैकेट लेके आता है, मम्मी बोलती है उसकी कि इसके अंदर से एक खिलौना निकलता है। तो ये बच्चों की खरीदारी का तरीका हो गया और उसका कंपनी का सामान मिलता है। कोलास, कोलास जो हम लोग के टाइम में जब कोला शुरू हुई थी तो 250 ml की कांच की बोतल आती थी, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अब कोला हो गए बड़े बड़े कैन में, 2 लीटर में आएगी। आप सिनेमा हॉल में के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी आपको खाने में सारा का सारा जंक फूड मिलने वाला है। और सबसे मजेदार, कोला की बोतल में सबसे कॉस्टली इंग्रेडिएंट क्या है? कोला की बोतल में सबसे कॉस्टली इंग्रेडिएंट क्या है? उसका ढक, बॉटल केवल, उसके जो आप पी रहे हैं वो नहीं कॉस्टली है, उसकी बॉटल और ढक्कन यही सबसे ज्यादा कॉस्टली है। एक साइंटिफिक मीटिंग हुई, पेप्सी कोला का जो वाइस प्रेसिडेंट था उससे पूछा गया भाई आपकी पेप्सी कोला में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्या है, क्यों ऐसा लेना चाहिए? बोला हमारी कोला में पानी बहुत ज्यादा है। उसके पास कोई आंसर नहीं है कि कोला में कोई न्यूट्रिएंट भी है, एंड ओनली वन न्यूट्रिएंट इज पानी। कैंडीज, इतनी बढ़िया बढ़िया डिजाइन में इतनी बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव कैंडीज हैं, इनका मार्केट, ग्लोबल मार्केट रैम्पेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैंडी का मार्केट है। और ये सारे, मैं समझता हूँ ये सारे के सारे हमारे डॉक्टर्स के दोस्त हैं। मैं डॉक्टर कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, अगर हमारा कोई सबसे अच्छा दोस्त है जो कि हमारे लिए कॉमर्शियली बहुत अच्छा फायदे का है तो ये सारे के सारे हैं, क्योंकि इनकी वजह से बाजार में बिकेगा, इनकी वजह से बीमार पड़ेंगे, इनकी वजह से हमारी दुकान चलेगी। ठीक है, आपको पता है मैकडोनाल्ड और जो ये केएफसी वगैरह में क्या इस्तेमाल होता है? आप अमेरिका में केएफसी में चले जाइए या मैकडोनाल्ड में चले जाइए, आप मैनपुरी की दुकान में चले जाइए या किसी गांव के केएफसी में चले जाइए, स्वाद सबका एक होगा, टेस्ट एक ही होगा। क्यों होता है टेस्ट एक सा? उसका टेस्ट सब जगह एक सा क्यों होता है पता है? भाई अमेरिका में आलू का चिप्स का जो पैकेट मिल रहा है, उनके यहाँ जो वेफर्स फिंगर चिप्स मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम टेस्ट आगरा में मिल रहा है जो बना रहा है यहाँ पे। क्यों? अगर वो वहां पे दूसरा आलू इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे दूसरा आलू इस्तेमाल कर रहा है, तो अलग अलग होना चाहिए ना उसका टेस्ट। ऐसा नहीं है, वो आलू, इनकी पॉलिसी है कि वो फ्रोजन फूड मटेरियल जो कि महीनों महीनों पुराना आलू होगा, फ्रोजन तरीके से। इस समय सबसे बड़ा व्यापार जो होता है फ्रोजन मटेरियल की फूड सप्लाई, फ्रोजन फूड की फूड सप्लाई, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। कहीं पे भी उनकी आउटलेट होगा तो वो ही सेम स्टफ जाएगा, यहाँ पर जो सेंटर होगा उसको केवल क्या करना है, उसको गर्म करके देना है। कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई जो भी वहां पर उसका बावर्ची होगा उसकी कोई स्किल नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना, केवल गर्म करना है। नोवा क्लासिफिकेशन बनाया गया पब्लिक को जानकारी देने के लिए, बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं और बताने के लिए। तो फूड को 4 इन्होंने डिवाइड कर दिया, अनप्रोसेस्ड फूड या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड क्यूलिनरी इंग्रेडिएंट, थोड़े से इंग्रेडिएंट डाल दीजिए, मेन फूड तो वही है लेकिन प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट डाल दिए। तीसरा प्रोसेस हो गया फूड, और चौथा अल्ट्रा प्रोसेस जो केएफसी वगैरह सब जगह मिलता है वो अल्ट्रा प्रोसेस होता है। तो जो 3 मेन ग्रुप हो गए, एक तो अनप्रोसेस्ड ग्रुप, प्रोसेस्ड ग्रुप और अल्ट्रा प्रोसेस्ड ग्रुप। ठीक है, तो अगर इसको फूड की कैटेगरी में ग्रीन, ये रोड ट्रैफिक सिग्नल्स के हिसाब से ग्रीन सिग्नल है तो आप ले लीजिए, अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड डेंजरस है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तो आपका मतलब डेथ वारंट है जो हम ले रहे हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है मैं बताता हूँ जी। तो हमारी आईएपी ने एक नया टर्म दिया, जंक्स इसमें कर दिया। जंक मीन्स हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर, न्यूट्रिशनली इनएप्रोप्रिएट, सी से कैफिनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, ये जंक्स
नया क्लास टेक्निकल टर्म जोड़ दिया गया है। अब लगभग आ रहे हैं कि क्यों हार्म करता है, क्या हो सकता है ये कि क्लिनिक में मेरे पे मम्मी बच्चे इसको लेकर आई, अधिकतर की शिकायत होगी मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं, अधिकतर की शिकायत होती है डॉक्टर साहब कुछ टॉनिक लिख दीजिए, कोई भूख बढ़ाने की दवाई लिख दीजिए, कुछ नहीं खाता है। उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट लगाओ, बच्चे के हाथ में चिप्स का पैकेट, ये कितने खा जाता है, ये मत पूछो, ये तो फटाफट खा जाता है। तो वो तो गिनती में नहीं आएगा, उसका मम्मी तो जानकार है, मम्मी को तो मालूम है अगर दाल रोटी दाल चावल नहीं खाए तो उसने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल फैक्ट है, वो चिप्स का पूरा पैकेट खा जाता है बच्चा। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में जाए, उनसे पूछता हूँ भाई रेस्टोरेंट में जब जाते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ तो खा लेता है, वहाँ क्यों खा लेता है, वहाँ हमारा जो खाने का तरीका है, हम लोग फोर्स करके जो खिला रहे हैं बच्चों को, बहुत गलत है। बच्चों को अपने आप से खाने दो, अगर अपने आप से खाने दोगे, वहाँ पर रेस्टोरेंट में मम्मी नहीं खिलानी पड़ रही है, मम्मी कोई हाथ से नहीं खा रहा है, वो खा लेगा। स्कूल में पूछते हैं कि भाई स्कूल में जाके क्या होता है, आप जाती हो साथ में खिलाने के लिए, या मैडम कुछ करके खिला रही है अपने हाथ से, नहीं नहीं वहाँ तो खा लेता है, और बच्चों को देख के खा लेता है। तो रेस्टोरेंट में जब जा रहा है तो बहुत खा रहा है, तो अगर हम बच्चा रेस्टोरेंट में जब बैठ के खा रहा है तो उसको डबल द कैलोरी जो घर पे कंज्यूम कर रहा है वो एक बार में खाने लग जाता है। और क्या रेस्टोरेंट में खाना मिल रहा है आपको, वेजिटेबल नहीं मिल रही, वहाँ पर अच्छा फूड तो नहीं मिल रहा जो हम अच्छा कह रहे हैं न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको खराब फूड, प्रोसेस्ड फूड वो सब मिल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा चाव से, प्रेम से, बहुत इच्छा से खा रहा होता है, कितनी कैलोरी पा जाता है। ये आपको पता है पिछले जब हम लोग के टाइम में सिनेमा हॉल थे तो वो सीटें छोटी छोटी सी हुआ करती थी, अब सिनेमा हॉल की सीटें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि इसमें तो आएंगे नहीं, इसमें आएंगे नहीं आएंगे, बड़ी सीटें चाहिए। तो अल्टीमेट एंड रिजल्ट ऑफ दिस गाइड इज वी आर लैंडिंग इनटू वर्ड ऑफ ओबेसिटी, 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 ओबेसिटी। पहले हम स्कूल में जब चेकअप करने के लिए जाते थे बच्चों के, तो अधिकतर बच्चे कम वेट के हुआ करते थे। आज अगर हम स्कूल में हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो अधिकतर बच्चे ज्यादा वेट के होने लगे। कम वेट के बच्चे तो अब बहुत कम मिल रहे हैं, अधिकतर बच्चे ओवर वेट मिल रहे हैं। आप लोगों को पता है कैसे पता डिसाइड करेंगे कि वेट की कैटेगरी कौन क्या है? मैं भी बता रहा हूँ, एक स्लाइड है मेरे पास इसमें, और ओबेसिटी से ही रिलेटेड है सारी की सारी बीमारियां। डायबिटीज उठा लीजिए, ब्लड प्रेशर उठा लीजिए, आप देखना अपने घरों में, देखना अपने घरों में भी देखेंगे तो अधिकतर लोग ओबीज हैं, अधिकतर लोगों को एक न एक भी बीमारी है। आज इंसान, नॉर्मल इंसान ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं। 1/3 पॉपुलेशन है जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार है। 1/3 पॉपुलेशन है डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में कहा जाता है इंडिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक तो वो जिनको डायबिटीज है, एक वो जिनको डायबिटीज होने वाली है ना। तो इस तरह से डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है, हार्ट डिजीजेस बढ़ती चली जा रही है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन पे बैठ गए और तुरंत खड़े हो गए बिना सहारा लिए, सहारा लेके खड़ा होना पड़ रहा है। भाई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कोई सहारा लेना नहीं है, आप एकदम खड़े हो जाएं। ठीक है। एक बहुत कॉमन बीमारी है क्लिनिक पे मैं देखता हूँ बच्चों में, इतनी कॉमन है कॉन्स्टिपेशन। जो नेचुरल कॉल्स हैं हमारी, नेचुरल कॉल भी नहीं कर पा रहे। कॉन्स्टिपेशन मतलब मालूम है कॉन्स्टिपेशन आपको? नॉर्मल तरीके से नॉर्मल स्टूल नहीं हो रहा है और कब्ज की शिकायत हो रही है, ये कॉन्स्टिपेशन होता है। इतना कॉमन है। जो कब्ज की मेडिसिन है, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों हो गया भाई? नॉर्मल आपको एक
एक बार रोज नॉर्मल स्टूल पास करना चाहिए। अधिकतर लोग को नॉर्मल स्टूल नहीं पास होता। वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ की सबसे ज़्यादा खराब, अमेरिका में सबसे ज़्यादा खराब है डाइट, और लगभग अब हम लोग वही फॉलो करने लगे हैं इंडिया में। तो अधिकतर लोग वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। और यहाँ पे भी पिक्चर काफ़ी हद तक बदल गई है। तो ये सारी परेशानियाँ हैं जो कि उससे होती है। इसके अलावा और जो ये कुछ बीमारियाँ हैं, लड़कियाँ, यहाँ पे बच्चे हैं तो इनमें जो जो ओबीस बच्चे हैं, जो थोड़ी सी मोटी हैं, उनमें एक बड़ी कॉमन शिकायत है जो आप लोग की उम्र में होगी, वो है पीओसीडी। जो मोटी लड़कियां होती हैं उनमें होती है। उनमें पीओसीडी वाले बच्चों में क्या है, मेंसेस बड़े इरेगुलर होते हैं। इस डाइट से हम लोग की क्या क्या इरेगुलरिटीज हो गई, इनकी बीमारियों के अलावा ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस करते हैं। दूध, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी कितनी भी, चीज, मैंने पनीर की बात की थी अभी कुछ देर पहले, तो इनका कंजम्पशन जो है, इनमें क्या है, दूध में और डेयरी में ईस्ट्रोजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो जानवरों का दूध हो गया उसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस जानवर के अपने एंडोजीनस हार्मोन्स होते हैं और कुछ बाहर से दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्ट किए जाते हैं हार्मोन, तो वो सब दूध में आते हैं। आपके सामने यहाँ पे टीचर्स भी हैं और अब 17-16 साल की बच्चियां आप लोग भी हैं। आप लोगों में अगर एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा होगा कि अब लड़कियों में प्रीमेच्योर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई है। पहले अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तब 16-17 साल की लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन शुरू होता था। अब जो ये मैडम वाली एज ग्रुप होगी उसमें 13, 14, 15 पे आ गए। और अब तो मेरी क्लिनिक पे 9 साल की बच्चियां, 10 साल की बच्चियां वो मेंसेस की प्रॉब्लम लेके आ जाती है। मम्मी परेशान कि डॉक्टर इनको तो 9 साल की लड़की है, 10 साल की लड़की है, उसको मेंसेस शुरू हो गई। क्यों हो रहा है ये? कि हमारी जेनेटिक्स बदल गई, हमारी जेनेटिक्स बदल गई। क्या हो गया? बदला केवल क्या है, हमारा फूड हैबिट्स, हमारी डाइट। 9-10 साल की बच्ची नहीं है तैयार, वो रिप्रोडक्टिवली वो रेडी नहीं है, उसका बायोलॉजी अंदर से तैयार नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए तैयार हो। तो इतनी अर्ली एज पे क्यों हो रहा है इसको मेंस्ट्रुएशन? नहीं होना चाहिए, नुकसान करता है। अर्ली मेंस्ट्रुएशन होता है तो आगे काफ़ी सारी बीमारियों के लिए वो तैयार हो रही है, होएंगी उसको आगे चल के बीमारी। लिवर की डिजीजेज हैं, बहुत सारी डिजीजेज हैं। मूड डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ये डाइट जब फैट और शुगर हम लोग के अंदर जाती है एक्सेस में, ये फैट और शुगर सीधी की सारी एब्जॉर्ब होती है और दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड डालती है। फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाती है और शुगर जो है दिमाग को लोड करती है और ब्रेन सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। आपका मूड एकदम खराब, इनसे एडिक्शन होने वाला है। आपको एडिक्शन हो ही जाता है बच्चे को कि वही चीज़ उसको चाहिए। तो ये जो एडिक्ट कर दिया जाता है, नशा कर दिया जाता है, इसमें इन सब में क्या है, खाने में एक प्लेजर ट्रैप होता है। प्लेजर ट्रैप क्या है? जैसे ही आपको ये खाना मिलेगा, आपके अंदर एक अपनी बॉडी में रिवार्ड सिस्टम होता है। एक जब कोई भी अच्छी चीज होगी तो डोपामीन रिवार्ड सिस्टम कहलाता है। डोपामीन, सेरोटोनिन वगैरह ये इन रिस्पॉन्स निकलते हैं। प्लेजर ट्रैप कहते हैं उसको, कि कैसे उससे प्लेजर मिलता है, आपको अच्छा लगता है। जब वो कोई चीज़ भी अच्छी की हमने, किसी अच्छी पिक्चर देखी, अच्छा खाना खाया, अच्छी संगत में बैठे, तो आपको सेरोटोनिन, ये फील गुड हार्मोन्स आएंगे और उनका क्या है, एडिक्शन एक तरीके से होगा। आपको मन करेगा कि वो चीज़ और आए। लेकिन एडिक्शन में क्या होता है, एक उसकी टॉलरेंस हो जाती है। सपोज इतना खाना आपने खाया और उसकी टॉलरेंस हुई, उसके बाद अगली बार उतने से नहीं होगा। जैसे शराब वगैरह में भी तो यही होता है। एडिक्शन किस तरीके से होता है, पहले सपोज 100 ml ली, 50 ml ली, 60 ml ली, उसको 60 ml से मजा नहीं आया, प्लेजर नहीं हुआ उसको, अब उसको 70 ml से चाहिए, अब 80 ml से चाहिए और 100 ml से चाहिए। तो उसकी डिमांड उसी प्लेजर को पाने के लिए बढ़ती चली जाती है।
तो ये प्लेजर ट्रैप होता है। एक आप लोग के लेवल पे ये बड़ी अच्छी स्लाइड है जो कि समझने की है। जो जितनी हमने बीमारियों की बात की उसमें मुख्य चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन मालूम है सब लोग को? मेरे ख्याल से यहाँ पे बच्चे होंगे बीएससी के भी होंगे, उन्हें तो पता ही होगा इंसुलिन के बारे में। डायबिटीज से रिलेटेड है ना, शुगर मेटाबॉलिज्म को काम करती है और पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बार बार आगे भी बात करूंगा, फैट क्यों खराब है। क्या होता है कि हम कुछ भी खाना खाएंगे तो वो ग्लूकोज बनेगा, है ना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जब ब्लड सर्कुलेशन में आएगा तो ये ग्लूकोज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्मल हमारा ब्लड ग्लूकोज क्या आता है ना, ब्लड ग्लूकोज नापते हैं कि सब 100 के आसपास होना चाहिए, 80 और 100 के आसपास होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। तो बेसिकली बहुत जरूरी आइटम है ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी में जब हमने खाया तो ग्लूकोज बना। ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा, मसल्स में सारी जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स होती है उसके अंदर जाएगा ये, उसके एनर्जी फंक्शंस के लिए। अंदर कैसे जाएगा? वो अंदर जाएगा इंसुलिन की हेल्प से। जो राइट साइड में इंसुलिन दिखा रहे हैं, इंसुलिन की हेल्प से अंदर जाएगा। तो इंसुलिन क्या करता है? सेल्स में एक रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे रिसेप्टर्स होते हैं, लॉक एंड की का सिस्टम समझ लीजिए उसको। इंसुलिन ने उन रिसेप्टर्स पे जाके चिपटती है, एक लॉक एंड की तरह से काम करती है। उसकी चाबी लग गई, इंसुलिन चाबी मान लीजिए और रिसेप्टर्स लॉक मान लीजिए। तो इंसुलिन ने अंदर पहुंच के उस रिसेप्टर से अटैच हुए, लॉक खोल दिया, रास्ता खोल लिया और वो ग्लूकोज जो है ये रास्ता खोलने के बाद रिसेप्टर्स खुले तो ये ग्लूकोज इन रिसेप्टर्स के थ्रू सेल्स के अंदर चला जाता है। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में फैट ज्यादा है, ये येलो स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है ये फैट है। अगर ये फैट हमारी बॉडी में ज्यादा है तो ये फैट क्या करेंगे? ये फैट इधर जाएंगे, ये जो रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे च्युइंगम, अगर कोई घर में ताला चाबी है, अगर कोई नोटी बच्चा है, आप में से कोई शैतानी करता होगा बचपन में, तो वो ताले में च्युइंगम चिपका दी, अब वो चाबी तो नहीं लगने वाली वहां पर। तो ये फैट जो है वो च्युइंगम का काम कर रही है और उस ताले को खराब कर दिया, लॉक नहीं खुला, ग्लूकोज हमारा बॉडी में बाहर आ गया और यही ग्लूकोज अब हमारा हाइपरग्लाइसीमिया कहलाएगा और डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डायबिटीज हो गई। अब ये ग्लूकोज डिफरेंट जगह पे जाएगा, प्रोटीन पे चढ़ जाएगा, HbA1c हम टेस्ट कराते हैं, वो भी जगह जाकर चिपक जाएगा, जहाँ नहीं होना चाहिए उसको वहाँ जाएगा और सारी बीमारियों का एक कारण बन जाता है। तो इसको कहते हैं इंट्रामायोसेलुलर लिपिड्स, ये जो फैट सेल्स होती हैं। तो ये फैट का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? नहीं है? मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग भाषण दे रहे हैं कोई भी कि भाई बेटा पिज्जा मत खा, बर्गर मत खा, चाउमीन मत खा, तो आपको यहाँ डिसाइड करना है मैं क्यों नहीं खाऊं। ये जो बोला जा रहा है, मैं आपको जो समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, ये सब मैं क्यों ना खाऊं। डिसाइड योरसेल्फ, देन ईट और डोंट ईट, अप टू यू। ठीक है, मेरा इससे ज्यादा रोल नहीं है कोई भी। मैं तुम्हारे को इतनी जानकारी देना चाह रहा हूं जिससे आप डिसीजन मेकिंग में समर्थ हो सकें, सक्षम हो सकें। एक इस चीज की बात करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कि ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है और फास्ट फूड और स्लो फूड क्या होता है, फास्ट फूड क्यों नुकसान करता है, जो अभी तक बात की हमने कि जब हम फास्ट फूड खाते हैं, इसकी फिर से इसके आगे एक और अच्छी 2-3 स्लाइड्स हैं, बहुत अच्छी हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जब हम फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में न्यूट्रिशन नहीं है। हमने एक बात की थी बैरन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनली बैरन, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें केवल क्या है, शुगर और फैट है। ये अंदर गया बॉडी में और तुरंत एब्जॉर्ब हो गया और उसने ब्लड का ग्लूकोज का कंसंट्रेशन एकदम बहुत ज्यादा 1 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अगर लो ग्लाइसेमिक फूड जाएंगे जिसमें न्यूट्रिएंट है तो वो नहीं बढ़ाएंगे, वो थोड़ा स्लो एंड स्टडी रहेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? फास्ट फूड ऑयल
व्हाइट फ्लावर मीन्स मैदा, ऑयल और मैदा, ये फास्ट फूड है। स्लो फूड क्या है? बीन्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये स्लो फूड है। तो ये जब जाएंगे, आप समझिए कि एक घंटे में एकदम जबरदस्त ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अगर आपने स्लो फूड खाया तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 आवर्स, बड़ा स्टडीज अब आएगा, वो नुकसान नहीं करेगा। अगर सपोज 40 कैलोरी आपके अंदर 5 मिनट के अंदर 200 कैलोरी वाला खाना या 400 कैलोरी वाला खाना आपके अंदर तुरंत पहुंच गया, तो 5 मिनट के अंदर आपको 200 कैलोरी पहुंच गई है अंदर शरीर में, तो पर मिनट 40 से 50 कैलोरी पहुंच रही है। अगर स्लो खाना आपने खाया तो ये जो है 200 कैलोरी 4 घंटे में पहुंच रही है, तो पर मिनट आपकी 10 टाइम्स डिफरेंस हो जाता है इस कंजम्पशन से। इस स्लाइड से और एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी चीज को आगे। अगर थोड़ा लगे रहा है कि मोर साइंटिफिक, तो वापस आ जाएंगे, बता दीजिए, समझ में आना जरूरी है। आ रहा है नहीं? फॉलोइंग? शुड आई कंटिन्यू? देखो ये हमारी एक पिक्टोरियल डायग्राम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी, मालूम है ना बायोलॉजी में इतना कि हमारे अंदर पेट के बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो मैंने जो छोटी वाली दिखाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट साइड में दिखाई है बड़ी इंटेस्टाइन, जिसको कोलन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, इसमें नीचे का पोर्शन में दिखाया मैंने फास्ट फूड। ठीक है, ये फास्ट फूड हमने खाया, ये तुरंत गया सुक्रोज स्टार्च, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, इन्हें इसको डाइजेस्ट किया और ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, जो पहली स्लाइड में हाई ग्लाइसेमिक लोड दिखाया था। राइट? अगर हमने ये नहीं खाया और हमने हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का खाना खाया, ब्रोकली, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये खाया, तो ये जो है इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, फाइबर होता है। ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे एंजाइम्स इतने सक्षम नहीं है जो कि इसको पचा सकें, नहीं पचा पाएंगे, और ये खाना एज इट इज बड़ी आंत में आ जाता है, लार्ज बाउल में आ जाता है। लार्ज बाउल में क्या होता है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज बैठी हुई है, उसे कहते हैं हमारा माइक्रोफ्लोरा। मालूम है आप लोग को माइक्रोफ्लोरा क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, मालूम है बच्चे? आप लोगों को मालूम है? क्यों? अभी कोविड में आप लोग बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा या कम? ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा जो लोग कर रहे हैं उनके हाथ कैसे हो गए हैं? रब हो गए। जिनके पास घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आजकल इंडस्ट्री प्रेशर में बच्चों के लैट्रिन साफ करने के लिए टिश्यू वाइप्स यूज हो रहे हैं, उन लोग के कैसे हो जाते हैं? देखा है एरिया एकदम खराब, आपके हाथ एकदम खराब, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने वालों के पीछे से बिल्कुल खराब। क्यों हो रहा है ये सब? ये कि हमारी बॉडी में माइक्रोफ्लोरा होता है, जो कि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। तो जितने बैड बैक्टीरिया हैं उनसे ज़्यादा अच्छे हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी हैं। जो हम बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आंख बंद करके जो रिकमेंड कर रहे हैं लोग कि सैनिटाइजर का बहुत उपयोग करो, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। जुडिशियस यूज़ करिए सैनिटाइजर का, आप लोग एक्सेसिव अननेसेसरी यूज़ मत करिए। साबुन का इस्तेमाल करते रहे बराबर, साबुन से जरूर हाथ धोइए, क्योंकि ये हमारी बैड बैक्टीरिया जो हमारे स्किन को बचाती है उसको भी डैमेज कर देते हैं, और जब वो प्रोटेक्शन नहीं रहता तो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक करते हैं। उसी तरह से हमारी आंतें जो हमने बात करी, 70% इम्यूनिटी कहाँ से आती है? गट से आती है हमारी। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये सारे के सारे अधिकतर बैक्टीरिया हमारी कोलन में रहते हैं, बड़ी आंतों में। और अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम न्यूट्रिशनली बैरन फूड खाते हैं तो ये बैक्टीरिया वहाँ नहीं रहते। जब वो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत सक्षम होते हैं, जो फाइबर हमने खाया उसको ब्रेक करते हैं।
उसको ब्रेक करते हैं, तो उसके बाद माइक्रोबायोटा जो होता है ये ब्रेक करता है इसको। ये जो माइक्रोबायोटा है यहाँ पे रहता है, और उसमें से मेटाबोलाइट्स, बहुत अच्छे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो उसकी सर्कुलेशन में जाते हैं। तो ये सर्कुलेशन में जाते हैं, ये लगभग उसी स्लाइड का आगे का हिस्सा है। और है ना, ये थोड़ी सी समझने की चीज है कि अगर हमारा हेल्दी गट है तो हमारी जो सेल्स हैं अंदर, आंतों की सेल्स हैं, वो इंटैक्ट रहती है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, खराब चीजें अंदर शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन अगर हमारी डैमेज हो गई है, अगर खराब बैक्टीरिया वहां पर है, तो वो बैक्टीरिया हमारे प्रोटेक्शन को खत्म कर देते हैं, खराब वाले बैक्टीरिया, है ना, क्योंकि उनको अच्छा दाना नहीं मिला, उनको फूड नहीं मिला, बैक्टीरिया को फूड नहीं मिला, वो भूखा बैक्टीरिया होता है। तो हमारी जो इस म्यूकोसल एपिथेलियम होती है, म्यूकोसा होती है, उसको डैमेज कर देती है, और वो सेल्स को, अल्टीमेटली सेल्स को नुकसान करते हैं। तो जितने फूड टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे के सारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये साइंटिफिक बात है, जो कि हमारे फास्ट फूड में या कमी है, उसकी कमी है ये। तो जिसकी वजह से अगर जब वो नहीं पहुंचेगा तो हमारी इंटेस्टाइनल डैमेज हो जाएगा और सारे के सारे टॉक्सिन्स अंदर जाएंगे। कोविड में जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो जाता है, तो ये सारे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये अंदर घुसते हैं, इन्फ्लेमेशन, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, आप लोग सुनते होंगे आजकल, IL-6, पेरिटीन और ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं इनमें, और ये कम्युनिकेशन पूरा का पूरा सिस्टम का डैमेज कर देते हैं। तो कुल मिला के ये तो साइंटिफिक बात थी, मेरे ख्याल से कुछ हद तक जरूर समझ में आया होगा। तो हमारे न्यूट्रिशन में दो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो। मैक्रो मीन्स जो लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब जानते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर। फाइबर हालांकि माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिस्क्राइब है, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है फाइबर की। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है वे कैलोरी देते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें क्या देते हैं, न्यूट्रिशन। यही डिफरेंस है फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड में। प्रोसेस्ड फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो हमारी हेल्थ किससे होती है, हमारी हेल्थ होती है न्यूट्रिएंट से, जो सबसे पहला क्वेश्चन था। न्यूट्रिएंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन कैलोरी। कैलोरी भी इम्पोर्टेंट है, आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए, पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर न्यूट्रिएंट्स। कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है ना। फास्ट फूड और जंक फूड बुरा है, पर उससे ज़्यादा बुरा है अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं किसी भी तरीके से। कैलोरीज अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उल्टा। अब तीन चीज़ें मैंने बात की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। एक एक लाइन, हालांकि ये अपने आप में सभी इतना बड़े बड़े टॉपिक है कि जो आप एक घंटे में कवर नहीं कर सकते। प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो क्या नुकसान है, प्रोटीन की बड़ी क्रेज है लोगों में। आजकल जिम्स वगैरह में बहुत बच्चे जा रहे हैं, और जिम्स में जाके और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ वहाँ से लेके आते हैं, वे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा डिब्बा, 2-2 हज़ार का एक डिब्बा लेके खरीद के चले आते हैं। उसमें क्या है, एक्सेस प्रोटीन है, और एक्सेस प्रोटीन हमारी बॉडी में रुकता नहीं है, ये वेस्ट डिस्पोजल है, कहीं भी स्टोर नहीं होता, अल्टीमेटली लिवर और किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो एक्सेस प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जरूरी मात्रा में जरूरी लेनी है, पर एक्सेस इनटेक डेफिनेटली हार्मफुल है। रिकॉग्नाइज योर कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन कौन से अच्छे कार्बोहाइड्रेट है, कौन से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है खराब फूड, जो शुरू में बात की थी ना, रिफाइंड हो गए और प्रोसेस्ड हो गए, वो सब खराब है। होल कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर ज़्यादा है वो अच्छे हैं। तो ये ग्रुप है, फूड ग्रुप से स्टार्ची वेजिटेबल्स। पोटैटो खराब नहीं है, लेकिन पोटैटो वेफर्स जो है वो खराब है, ठीक है। बीन्स, लेंटिल्स, पीस, होल ग्रेन। फास्ट फूड में क्या आ गया, घरों में आप क्या देखते हैं, पहले हमारे यहाँ चावल हुआ करता था ब्राउन राइस इस्तेमाल, अब धीरे धीरे बासमती चावल आ गया, ऐड बढ़ता चला गया, बासमती चावल आता चला गया, है ना। बासमती चावल में क्या है, स्लाइड है ये बड़ी चीज है।
प्रोसेसिंग में क्या हुआ, व्हाट इज प्रोसेसिंग, हमारा होल ग्रेन है और रिफाइंड ग्रेन है, ठीक है। अगर हम चावल को पॉलिश करते चले जाएं, चावल के ऊपर से बाहर की लेयर हटा दी, ब्राउन जिसे कहते हैं ये, ठीक है, ये ब्राउन है, ये आ रहा है समझ में, जो छिलका है उसका, गेहूं और चावल का छिलका तुरंत हट जाता है, और इसी में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, इसी में विटामिन और मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं। जो हमारे पास रह जाता है क्या, एंडोस्पर्म रह जाता है वाइट। तो इंडस्ट्री ने क्या किया हमारे साथ चीटिंग, इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने जो एक होल फूड था, गेहूं का या चावल का जो दाना था, उसको रिफाइन करा, जो एक 100 रुपए का माल था उसको उन्होंने